हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ अंशु सर, लेक्चरर ऑफ अकाउंटेंसी। डे स्टूडेंट, हम पहले अकाउंटेंसी के सिलेबस के बारे में बात कर चुके हैं कि अकाउंटेंसी में चैप्टर कितने हैं, कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का है, कंप्लीट हम बात कर चुके हैं। और आज हम बात करने वाले हैं पार्टनरशिप के बारे में। डे स्टूडेंट, पार्टनरशिप के अंदर हमारे 4 चैप्टर हैं। पहला साझेदारी का सामान्य परिचय, जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप। सेकंड है नए साझेदार का प्रवेश, कि जब कोई न्यू पार्टनर फर्म में आएगा तो अकाउंटिंग कैसे होगी, इसे इंग्लिश में कहते हैं एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। थर्ड, साझेदार की निवृत्ति व मृत्यु पर लिखे, अकाउंटिंग एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ और डेथ ऑफ ए पार्टनर। एंड फोर्थ, फर्म का समापन, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। तो स्टूडेंट, हम के कितने मार्क्स के हैं, क्या है क्या नहीं है, सब कुछ हम डिस्कशन कर चुके हैं। और हमें मालूम है कि पार्टनरशिप के जो 4 चैप्टर हैं वो 25 मार्क्स के हैं। हम फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं और फर्स्ट चैप्टर, इसका नेम है साझेदारी का सामान्य परिचय। साझेदारी का सामान्य परिचय की अगर हम बात करें तो साझेदारी क्या होती है, कैसे बनती है, इसके लिए क्या होता है ये स्टूडेंट, साझेदारी अधिनियम 1932, जब भी कोई पार्टनरशिप होगी तो पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंतर्गत वो रजिस्टर्ड होगी। जब भी हम कोई पार्टनरशिप को बॉन्ड करेंगे, बनाएंगे, तो पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंतर्गत उसको रजिस्टर्ड कराना पड़ेगा। चलिए स्टूडेंट, हम बात करते हैं पार्टनरशिप होती क्या है। वैसे अभी तक हमने क्या सुना है कि कोई बिजनेस है, इसको एक व्यक्ति चलाता है, इसे कहते हैं बेटा हम एकांकी व्यापार। एकांकी व्यापार जिसका मालिक एक व्यक्ति होता है। अब हम बात करने वाले पार्टनरशिप। पार्टनरशिप क्या हुआ, पार्टनरशिप होती क्या है, इसकी रिक्वायरमेंट क्यों रही, क्या रहा, उसके बारे में हम बात करेंगे। पार्टनरशिप क्या होती है, साझेदारी क्या होती है। साझेदारी को इंग्लिश में हम पार्टनरशिप कहते हैं। डेफिनेशन क्या है इसकी, जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति मिलकर लाभ कमाने के उद्देश्य से कोई व्यापार करते हैं तो उसे साझेदारी कहते हैं। तो स्टूडेंट, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति मिलकर, पार्टनरशिप में मिनिमम 2 पर्सन होंगे या उससे ज़्यादा होंगे, लाभ कमाने के उद्देश्य से, ऑब्जेक्ट क्या होना चाहिए, प्रॉफिट अर्न करना। बिजनेस का ऑब्जेक्ट हमेशा प्रॉफिट अर्न करना होता है। तो जरूरी नहीं कि 2 व्यक्ति मिलकर कोई काम कर रहे हैं तो उसे हम पार्टनरशिप कहेंगे, नहीं। 2 या 2 से अधिक व्यक्ति मिलकर लाभ कमाने के उद्देश्य से कोई व्यापार करते हैं, बिजनेस करते हैं, तो उससे क्या कहते हैं, हम साझेदारी कहते हैं। तो स्टूडेंट, साझेदारी में 2 या 2 से अधिक व्यक्ति होने चाहिए, उनके बीच में लीगल बिजनेस होना चाहिए, और बिजनेस के बाद उन पर क्या होना चाहिए, हमें प्रॉफिट भी होना चाहिए। और जो भी प्रॉफिट होता है वो पार्टनर्स अपने रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। अब साझेदारी के बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है साझेदारी की आवश्यकता, नीड ऑफ पार्टनरशिप। डियर स्टूडेंट, हमें हिंदी के अलावा इनकी इंग्लिश की जो वर्डिंग है उन्हें भी ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि हमारे अकाउंटेंसी के अंदर इंग्लिश ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इंग्लिश वर्ड्स हमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो डियर स्टूडेंट, हम बात करने वाले हैं साझेदारी की आवश्यकता, नीड ऑफ पार्टनरशिप। नीड ऑफ पार्टनरशिप क्यों पड़ी, साझेदारी की आवश्यकता क्यों हुई। डियर स्टूडेंट, एकांकी व्यापार का मालिक एक व्यक्ति होता है। जब वो बिजनेस करता है तो उसके सामने कई समस्या उत्पन्न हुई। समस्या क्या थी, उन समस्याओं को दूर करने के लिए ही साझेदारी का जन्म हुआ है, या साझेदारी की आवश्यकता हुई है। एकांकी व्यापार के दोष क्या थे, एकांकी व्यापार के दोषों को दूर करने के लिए साझेदारी का उद्भव हुआ है या जन्म हुआ है। और एकांकी व्यापार के दोष थे क्या, उस पर हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहली बात, एकांकी व्यापार क्या होता है, मैंने क्लियर किया, जिस बिजनेस का मालिक एक पर्सन होता है उसे हम एकांकी व्यापार कहते हैं। कमी क्या होती है, सबसे पहले सीमित पूंजी। सीमित पूंजी का मतलब कि एकांकी व्यापार में मालिक एक व्यक्ति होता है और उसका कैपिटल क्या होती है, लिमिटेड होती है। मान लीजिए मैं किसी बिजनेस का मालिक हूँ, ये बिजनेस है, इसका ऑनर हूँ मैं, मेरे पास 1 करोड़ रुपीज़ है, तो मैं बिजनेस में कितना इन्वेस्ट कर पाऊँगा, 1 करोड़ रुपीज़। मैं चाहता हूँ अपने बिजनेस को और बढ़ाना। अगर मैं अपने बिजनेस को और बढ़ाना चाहता हूँ तो उसके लिए मुझे क्या चाहिए, और पैसा चाहिए। तो उसके लिए मैंने क्या किया, 1 पर्सन को और इंक्लूड कर लिया। अब हम 2 पर्सन हो गए, 1 करोड़ वो लाया, 1 करोड़ मैंने मिलाया, तो कुल मिला के कितना हो गया, 2 करोड़। अब हम चाहें तो बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। सेकंड, सीमित प्रबंध चातुर्य। देखिए स्टूडेंट,
जब मालिक का ओनर अकेला व्यक्ति होता है तो अब काम को अपने तरीके से करता है, और इसी काम को अगर दो व्यक्ति करेंगे तो काम बेटर होगा या नहीं होगा। तो इस कंडीशन में क्या होता है, सीमित प्रबंध चातुर्य की जो हम बात कर रहे थे वो भी हमारी ख़त्म हो जाती है, क्योंकि पहले तो एक व्यक्ति काम कर रहा था इसमें, अब दो व्यक्ति मिलकर काम करेंगे तो माइंड भी बढ़ेगा, कैपिटल भी इंट्रोड्यूस होगी, इसीलिए क्या हुआ है, साझेदारी की आवश्यकता बढ़ी। और लास्ट पॉइंट, मालिक की अनुपस्थिति में क्षति, लॉस इन द एब्सेंस ऑफ ऑनर। स्टूडेंट, एकांकी व्यापार में मालिक एक व्यक्ति होता है, उसको किसी कारणवश 5 दिन के लिए 10 दिन के लिए अगर बाहर जाना है तो उसका एक ही सॉल्यूशन है कि शॉप को बंद करके जाए, और कोई सॉल्यूशन नहीं है। अब शॉप बंद करने का मतलब शॉप का रेंट है, मान लीजिए 30,000, 5 डेज के लिए शॉप बंद रही तो 5,000 तो रेंट का पे करना पड़ेगा। वर्कर्स जो काम कर रहे हैं उनको भी सैलरी देनी पड़ेगी, क्योंकि शॉप बंद किसने की, हमने की है, तो हम गए तो सैलरी तो हमको पे करनी पड़ेगी। हमें एक बहुत बड़ा लॉस होता है, हमने कुछ कमाया तो नहीं, हमने गवा और दिया। तो इसके लिए अगर यहाँ पार्टनरशिप होती है, दो व्यक्ति इसके मालिक होते, इसको चला भी गया तो सेकंड पर्सन क्या करता है, बिजनेस को कंटिन्यू रन कर लेता है, और जो लॉस होता है ये लॉस हमें नहीं होता है। ये 3 मेन रीज़न है जिनके कारण क्या हुआ है, पार्टनरशिप का बॉन्ड हुआ है। मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, नीड ऑफ पार्टनरशिप क्या थी, हमारे एकांकी व्यापार में कुछ दोष थे, कुछ कमियाँ थी, उनको दूर करने के लिए पार्टनरशिप का बॉन्ड हुआ है। पहली कमी थी सीमित पूंजी, सेकंड सीमित प्रबंध चातुर्य, और थर्ड मालिक के अनुपस्थिति में क्षति। क्लियर स्टूडेंट? अब हम बात करेंगे साझेदारी की विशेषताएं। स्टूडेंट, इससे पहले हमने बात की 2 टॉपिक पर, एक साझेदारी क्या होती है और साझेदारी की आवश्यकता क्यों पड़ी, और अब हम बात करने वाले हैं कि साझेदारी की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप की क्या विशेषताएं हैं, पार्टनरशिप में क्या क्या कंटेंट होते हैं, इनके बारे में हम अब डिस्कस करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है हमारा, कम से कम 2 व्यक्ति। स्टूडेंट, पार्टनरशिप के लिए मिनिमम 2 पर्सन का होना कंपलसरी है। हमने पहले डेफिनेशन में बात की थी कि पार्टनरशिप में मिनिमम कितने मेंबर होंगे, 2, और यहाँ मैक्सिमम जो मेंबर हैं, अधिकतम जो होती है संख्या होती है 50। पार्टनरशिप में जो मैक्सिमम मेंबर होते हैं वो होते हैं 50। क्लियर स्टूडेंट? मिनिमम 2 और मैक्सिमम 50। सेकंड, अनुबंध, जिसको हम कहते हैं एग्रीमेंट। पार्टनर्स के बीच में एग्रीमेंट होना आवश्यक है, और ये जो एग्रीमेंट होता है वो रिटन भी होता है, ओरल भी होता है। जब भी कोई 2 पार्टनर पार्टनरशिप स्टार्ट करते हैं तो आपस में क्या करते हैं, वो एग्रीमेंट करते हैं, और वो जो एग्रीमेंट होता है वो रिटन भी हो सकता है और ओरल भी हो सकता है। बट जो रिटन एग्रीमेंट होता है, यानी रिटन लिखित अनुबंध होता है, वो वैध माना जाता है। रिटन एग्रीमेंट इज वैलिड। क्यों? जो लिखा हुआ होगा वो बोलेगा, तो वहाँ कोर्ट में भी जाएंगे तो क्या हो जाएगा, कोर्ट में जो लिखा हुआ है वो मानेगा कोर्ट में। तो ओरल एग्रीमेंट जो होता है वो वैलिड नहीं होता है। इसलिए स्टूडेंट, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, जब भी पार्टनरशिप होगी तो एग्रीमेंट होगा। एग्रीमेंट जो होता है लिखित भी होता है और मौखिक भी होता है, लेकिन जो लिखित अनुबंध होता है वो वैध माना जाता है। क्लियर? थर्ड पॉइंट, व्यापार। पार्टनरशिप में व्यापार का होना आवश्यक है। जब तक व्यापार नहीं होगा उसे हम पार्टनरशिप नहीं कह सकते। जैसे मान लीजिए 2 व्यक्ति हैं, ए और बी। ए ने मिलाया 25 लाख, इसने मिलाया 25 लाख, कुल मिला के 50 लाख की दोनों ने मिलाकर एक लैंड परचेज कर ली, और 4-5 ईयर्स हो गए, अभी तक न तो उसको सेल किया न उसको परचेज करते, और कुछ नहीं, बस उसको लेके बैठे हुए हैं। जब तक उसको सेल नहीं करेंगे तो प्रॉफिट और लॉस नहीं होगा, और जब तक प्रॉफिट नहीं होगा तब तक उसको बिजनेस नहीं कहेंगे। यहाँ पे बिजनेस का होना जरूरी है। जब तक बिजनेस नहीं होगा तब तक उसको हम पार्टनरशिप में इंक्लूड नहीं करेंगे। तो पार्टनरशिप में बिजनेस का होना कंपलसरी है। नेक्स्ट, लाभ विभाजन अनुपात। पार्टनर्स के बीच में जब भी हम एग्रीमेंट करेंगे तो सबसे पहले ये डिसाइड होगा कि जो भी हमें प्रॉफिट या लॉस होगा उसको किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। ये होता है लाभ विभाजन अनुपात। पहले से फिक्स हो जाना चाहिए, 1:1 होगा, 1:1 होगा। जितने भी पार्टनर होंगे 2:1 होगा। जो भी होगा वो पहले से फिक्स हो जाना चाहिए, जिससे क्या एक बार शुरुआत में फिक्स हो जाएगा तो बाद में लड़ाई झगड़े नहीं रहेंगे, और रिटर्न में होगा तो कोई दिक्कत ही नहीं है। साझेदारों का उत्तरदायित्व, इसमें क्या होता है स्टूडेंट, प्रत्येक साझेदार प्रत्येक काम के लिए लायबल होगा। प्रत्येक वर्ग के लिए साझेदार क्या होगा, पार्टनर क्या होगा, उसके लिए लायबल होगा। व्यवसाय का संचालन सभी के द्वारा या उन सभी की और से किसी एक द्वारा भी किया जा सकता है।
एग्जाम्पल, मान लीजिए ए और बी दो पार्टनर और कल इनकम टैक्स जमा कराने की लास्ट डेट है। इनकम टैक्स जमा कराना है। अब ए को आज नाइट में ही किसी कारणवश बाहर जाना है, मान लीजिए बॉम्बे जाना है, और बी को कह के गया है ए, यानी ए कह के गया है बी को कि भैया कल लास्ट डेट है, ये इनकम टैक्स का पेमेंट करना है अपने को, कर देना, नहीं तो 10,000 रुपीज़ पेनल्टी लग जाएगी। बी ने कहा कि आप जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, मैं जमा करा दूंगा। ए चला गया और बी इस काम को करना भूल गया। बी अपने बिजनेस में लगा रहा है और उस काम को करना भूल गया। अब पेनल्टी कितनी लग गई? 10,000। ये पेनल्टी जो लगी किसी गलती से लगी है? बी की गलती से। लेकिन इस लॉस को कौन बियर करेगा? ए और बी दोनों ही बियर करेंगे, कोई भी एक पर्सन इसके लिए लायबल नहीं होगा। लिखा हुआ है साहब, व्यवसाय का संचालन सभी के द्वारा या उन सभी की ओर से किसी एक व्यक्ति द्वारा किया जा सकता है। क्लियर स्टूडेंट? और लास्ट पॉइंट हमारा अधिनियम एक्ट। मैंने कहा था आपको, जब भी पार्टनरशिप रजिस्टर्ड होगी तो कौन से एक्ट के तहत होगी? साझेदारी अधिनियम 1932, पार्टनरशिप एक्ट 1932। क्लियर स्टूडेंट? ये हमारी थी कैरेक्टरिस्टिक्स, कम से कम 2 पर्सन होने जरूरी है और मैक्सिमम 50 है। सेकंड, एग्रीमेंट। पार्टनर्स के बीच में एग्रीमेंट होगा, एग्रीमेंट रिटन भी हो सकता है, ओरल भी हो सकता है, लेकिन रिटन एग्रीमेंट वैलिड होगा। पार्टनरशिप में बिजनेस का होना जरूरी है। नेक्स्ट, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा, लाभ विभाजन अनुपात क्या होगा, पहले से फिक्स हो जाना चाहिए। नेक्स्ट, जो पार्टनर्स की लाइबिलिटीज है, साझेदार का उत्तरदायित्व है, सभी पार्टनर्स के लिए क्या होंगे? लायबल होंगे। और लास्ट है एक्ट अधिनियम, साझेदारी अधिनियम 1932, इस पे एप्लीकेबल होगा। अब हम बात करेंगे साझेदारी संलेख। स्टूडेंट, अभी हमने विशेषता पढ़ी थी, वहाँ पे एक पॉइंट आया था हमारा अनुबंध, और मैंने कहा था कि अनुबंध 2 प्रकार का होता है। अनुबंध जो होता है, एग्रीमेंट होता है, वो 2 प्रकार से हो सकता है, रिटन भी हो सकता है, ओरल भी हो सकता है, यानी लिखित भी हो सकता है और मौखिक भी हो सकता है। अब हम यही बात कर रहे हैं, जो पार्टनर्स के बीच में एग्रीमेंट होता है, और एग्रीमेंट अगर लिखित होगा, लिखा हुआ होगा, तो उसे हम कहते हैं संलेख, पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड क्या होती है? साझेदारी संलेख क्या होता है? साझेदारों के मध्य जो लिखित अनुबंध होता है उसे साझेदारी संलेख कहते हैं। देखिए, पार्टनर्स के बीच में जो एग्रीमेंट हुआ था ना, वो जो रिटन एग्रीमेंट हुआ था उसे कहेंगे पार्टनरशिप डीड। जो ओरल एग्रीमेंट होगा वो एग्रीमेंट नहीं होता है। जो रिटन एग्रीमेंट होता है उसे क्या कहते हैं? पार्टनरशिप डीड। अब पार्टनरशिप जब डीड बनती है तो उसमें क्या क्या कंटेंट लिखे जाते हैं, कौन कौन सी बातें लिखी जाती है, आइए हम बात करते हैं। संलेख में लिखी जाने वाली बातें या तत्व। स्टूडेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन पुटअप हो चुका है। मैंने आपको 9 पॉइंट इसमें लिखवाए हैं। यहाँ पे एग्जाम में आपको 4 to 5 पॉइंट लिखने होते हैं। सारे पॉइंट ईजी हैं कि जो हम डीड बना रहे हैं, पार्टनर ए और बी पार्टनरशिप कर रहे हैं। जब पार्टनरशिप करेंगे तो एग्रीमेंट होगा। अब एग्रीमेंट जो रिटन होगा उसे पार्टनरशिप डीड कहेंगे। तो पार्टनरशिप डीड जब कहेंगे उसमें क्या क्या लिखा जाएगा, किन किन बातों के बारे में लिखा जाएगा, उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहली बात, फर्म का नाम व पता, कि जिस फर्म को हम ओपन करने जा रहे हैं उसका नाम क्या होगा और वो एड्रेस क्या है, उसका किस जगह हम उसका ऑफिस होगा, वो पार्टनरशिप डीड में लिखा जाएगा। सेकंड, साझेदारों के नाम व पते, कौन कौन से पार्टनर होंगे, कितने पार्टनर होंगे, उनका नेम क्या होगा, उनका एड्रेस क्या होगा, ये सब एग्रीमेंट में लिखा जाएगा। थर्ड पॉइंट, साझेदारी की अवधि। जो हम पार्टनरशिप करने जा रहे हैं वो सर्टेन टाइम के लिए है या अनसर्टेन टाइम के लिए है? 1 साल के लिए है, 2 साल के लिए है, 5 साल के लिए है, या अनसर्टेन टाइम के लिए है, कितने टाइम के लिए है, वो भी इसमें लिखा होना चाहिए। नेक्स्ट, लेखांकन विधि, अकाउंटिंग मेथड। जब हम पार्टनरशिप जब करेंगे, जब बिजनेस चलेगा तो उसकी अकाउंटिंग करनी पड़ेगी, और अकाउंटिंग करने के मेथड कौन सा होगा? डबल अकाउंटिंग होगा या सिंगल अकाउंटिंग होगा? कौन सा अकाउंटिंग मेथड हम यूज़ करेंगे, कौन सी विधि यूज़ की जाएगी, वो भी इसमें लिखा जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, साझेदारों द्वारा लगाई गई पूंजी। ए और बी पार्टनरशिप फॉर्म चालू करेंगे तो बिजनेस के अंदर जब आप स्टार्ट करेंगे तो उसमें कैपिटल लगानी पड़ेगी। तो ए ने लगाया 10 लाख, बी ने लगाया 5 लाख, जो भी लगाया वो सब कहाँ में लिखा जाएगा? एग्रीमेंट में। एग्रीमेंट बोले तो पार्टनरशिप डीड में लिखा जाएगा कि ए ने कितनी कैपिटल लगाई है और बी ने कितनी कैपिटल लगाई है।
नेक्स्ट पॉइंट, पूंजी पर ब्याज के संबंध में प्रावधान। पार्टनर्स ने कैपिटल लगाई है, ए ने लगाया 10 लाख, बी ने लगाया 5 लाख, तो फर्म क्या करेगी, इस पर इंटरेस्ट देगी। इंटरेस्ट की रेट क्या होगी, इंटरेस्ट दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, सब कुछ इसके बारे में एग्रीमेंट में होना चाहिए कि अगर पार्टनर्स को इंटरेस्ट दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा पहली बात तो, और दिया जाएगा तो इंटरेस्ट की रेट क्या होगी, ये सब कुछ लिस्ट में लिखा हुआ होना चाहिए। आहरण पर ब्याज के संबंध में प्रावधान। आहरण पर ब्याज के संबंध में प्रावधान, देखिए अगर किसी पार्टनर ने फर्म से पैसा विड्रॉल किया है, ड्रॉइंग किया है, आहरण किया है, तो फर्म उससे इंटरेस्ट लेगी या नहीं लेगी, लेगी तो किस रेट से लेगी, सब कुछ एग्रीमेंट में लिखा होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, पार्टनर्स को यानी साझेदार को दे वेतन, बोनस, कमीशन के संबंध में प्रावधान कि पार्टनर्स को सैलरी दी जाएगी या नहीं दी जाएगी, पार्टनर्स को बोनस दिया जाएगा नहीं दिया जाएगा, दिया जाएगा तो कितना दिया जाएगा, कमीशन देना है या नहीं देना, देना है तो कितना देना है, इन सब के बारे में कहीं में लिखा होना चाहिए, पार्टनरशिप डीड में लिखा होना चाहिए, एग्रीमेंट में लिखा होना चाहिए। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ए और बी पार्टनर है, फ्यूचर में जब प्रॉफिट होगा, बिजनेस को रन करेंगे, प्रॉफिट होगा, उस प्रॉफिट को किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, 2:1 में होगा, 1:1 में होगा, 3:2 में होगा। जितने पार्टनर होंगे, मान लीजिए 3 पार्टनर हैं तो हो सकता है 1:1 हो, 2:1 हो, जो भी होगा पहले से पार्टनरशिप डीड में लिखा होना चाहिए। तो स्टूडेंट, ये एग्रीमेंट होता है पार्टनर्स के बीच में, सब कुछ जो भी हम बिजनेस करने वाले हैं उसके बारे में, इसका ऑब्जेक्ट क्या होगा, सब कुछ, इसमें और भी चीज़ें होती हैं, इनमें और भी पॉइंट्स हैं जो हम लिख सकते हैं, लेकिन हमारे काम के जो पॉइंट्स हैं मैंने आपको बता दिए हैं, इन्हीं पॉइंट्स पे आपको ध्यान देना है। पार्टनरशिप डीड क्या होती है, मैं वापस एक्सप्लेन करता हूँ। पार्टनरशिप डीड क्या होती है, पार्टनर्स के बीच में जो रिटर्न एग्रीमेंट होता है उसे हम पार्टनरशिप डीड कहते हैं, और इस पर कौन कौन सी बातें लिखी जाती है, पार्टनरशिप डीड के अंदर कौन कौन से कंटेंट आते हैं, कौन कौन सी बातें हम लिखी जाती है, उसके बारे में हम बात करें तो फर्म का नेम और एड्रेस क्या होगा, पार्टनर्स के नेम और एड्रेस क्या होंगे, पार्टनर्स की जो अकाउंटिंग मेथड होगा वो क्या होगा, यानी जब हम फर्म चलाएंगे उसकी अकाउंटिंग मेथड क्या होगा, साझेदारी की अवधि क्या होगी, यानी अकाउंटिंग जो पीरियड होगा कितने ईयर के लिए होगा, या पार्टनरशिप जो कर रहे हैं हम कितने ईयर के लिए कर रहे हैं, सर्टेन टाइम के लिए, अनसर्टेन टाइम के लिए। इसके अलावा साझेदार द्वारा लगाई गई पूंजी, पार्टनर्स ने कितनी कितनी कैपिटल लगाई है उसके बारे में होगा, पार्टनर्स को उस पर इंटरेस्ट पे, कैपिटल में इंटरेस्ट दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, दिया जाएगा तो किस रेट से दिया जाएगा, आहरण से इंटरेस्ट लिए, आहरण पे इंटरेस्ट लिया जाएगा तो किस रेट से लिया जाएगा, पार्टनर्स को सैलरी, बोनस, कमीशन देना है या नहीं देना, देना है तो किस रेट से देना है, और लास्ट इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा, किस रेशियो में प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, इन सब के बारे में पार्टनरशिप डीड में लिखा होना चाहिए। ये होता है स्टूडेंट एग्रीमेंट, इसको एग्रीमेंट कहते हैं। एग्रीमेंट मैंने पहले ही कहा था आपको, 2 प्रकार से होता है, रिटन और ओरल। जो रिटन एग्रीमेंट होता है वो वैलिड होता है, उससे ही हम क्या कहते हैं, पार्टनरशिप डीड कहते हैं। अब हम बात करेंगे संलेख के अभाव में लागू होने वाले नियम, रूल्स एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। अभी हमने पहले बात की थी पार्टनरशिप डीड क्या होती है, मैंने कहा था कि जो पार्टनर्स के बीच में रिटन एग्रीमेंट होता है उसे हम पार्टनरशिप डीड कहते हैं। पार्टनरशिप डीड में क्या क्या कंटेंट होते हैं वो भी हमने डिस्कस किया। अब हम बात कर रहे हैं अगर पार्टनर्स के बीच में डीड ही नहीं हुई, कोई एग्रीमेंट ही नहीं हुआ, एग्रीमेंट मान लो हुआ भी है लेकिन ओरल एग्रीमेंट हुआ है, जब पार्टनर्स के बीच में ओरल एग्रीमेंट हुआ है तो फिर क्या होगा, अगर पार्टनर्स के बीच में रिटन एग्रीमेंट नहीं है, ओरल एग्रीमेंट है, तो वो वैलिड नहीं होता है। और जब एग्रीमेंट वैलिड नहीं होगा तो क्या क्या रूल्स एप्लीकेबल होंगे, ये रहे। वेरी इंपॉर्टेंट, हर पॉइंट पे एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप हो चुका है, बोर्ड एग्जाम के अंदर हर पॉइंट पे क्वेश्चन पुटअप हो चुका है। हम बात करेंगे किस किस तरह के क्वेश्चन पुटअप हो चुके हैं। आइए पहले हम इन पॉइंट की बात करते हैं कि अगर मान लीजिए कोई पार्टनर है, 2 पार्टनर है, आपस में किसी भी चीज़ को लेकर अनबन हो जाती है, कोर्ट में चले जाते हैं, तो कोर्ट क्या डिसीजन देगा, अगर पार्टनर्स के बीच में एग्रीमेंट नहीं है तो क्या क्या रूल्स एप्लीकेबल होंगे। फर्स्ट पॉइंट, लाभों को बराबर बांटा जाएगा, इट मीन्स प्रॉफिट विल डिस्ट्रीब्यूट इन इक्वल रेशियो। इट मीन्स ये हुआ कि ए और बी पार्टनर हैं, रेशियो डिसाइड हुआ था 3:1।
फर्म को प्रॉफिट हो गया 16 लाख का, जब डिस्ट्रीब्यूट हुआ 4 लाख एंड 12 लाख एंड 4 लाख, जब डिस्ट्रीब्यूशन हुआ तो इसके 12 लाख ऐसे 4 लाख आया, तो आपस में जब इनमें बी कहता है अपने मेहनत तो बराबर की, लेकिन तुझे पास 12 मेरे पास 4, अगर रिटर्न एग्रीमेंट होता तो जो लिखा हुआ था वो मिलता, लेकिन यहाँ पे ओरल एग्रीमेंट था। जब एग्रीमेंट ओरल था तो बी को पता लगा कि ओरल एग्रीमेंट तो वैलिड होता ही नहीं है, कोर्ट चले गया। जब कोर्ट में कहा तो ए कहता है कोर्ट में क्या कि नहीं हमारा तो एग्रीमेंट हुआ 3:1 का, तो कोर्ट कहता है आपका रिटर्न एग्रीमेंट है क्या, तो ए कहता है नहीं रिटर्न एग्रीमेंट तो हमारे पास नहीं है। तो कोर्ट ने कहा अगर आपके पास रिटर्न एग्रीमेंट नहीं है तो उस केस में आपको प्रॉफिट को इक्वल बांटना पड़ेगा, लाभों को बराबर बांटा जाएगा। सल्ले के अभाव में लाभों को बराबर बांटा जाएगा। सेकंड पॉइंट, ना तो पूंजी पर ब्याज दिया जाएगा और ना ही आरएनए पर ब्याज लिया जाएगा। किसी भी साझेदार को उसके जो कैपिटल लगाई है उस पर इंटरेस्ट का पेमेंट नहीं किया जाएगा। अगर हाँ पार्टनरशिप डीड होती, उस पर लिखा हुआ था तो देते हम। जब एग्रीमेंट नहीं है आपके पास, पार्टनरशिप डीड नहीं है, तो उस केस में किसी भी पार्टनर को ना तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा और ना इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग लिया जाएगा। थर्ड पॉइंट, किसी भी साझेदार को वेतन बोनस कमीशन का भुगतान नहीं किया जाएगा। ए और बी पार्टनर है, इनमें आपस में डिसाइड हुआ था कि बी ने कहा था कि ए ने कहा था बी को कि तुझे 5,000 रुपीज़ पर मंथ सैलरी मिलेगी। बाद में झगड़े हुए कोई बात को लेकर के, ओरल एग्रीमेंट था, रिटर्न होता तो जो लिखा होता मिलता, लेकिन ओरल एग्रीमेंट था वो वैलिड नहीं होगा। तो उस केस में अगर ए कोर्ट में चले गया और बी कहता है हमारी बात हुई थी, उस केस में वो वैलिड नहीं माना जाएगा और किसी भी साझेदार को वेतन बोनस कमीशन का भुगतान नहीं किया जाएगा। फोर्थ पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, यदि किसी साझेदार ने फर्म को ऋण दिया है यानी लोन दिया है, किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है एज ए लोन, ए और बी दो पार्टनर थे, कैपिटल लगाई वो तो अलग होती है। इसके अलावा फर्म को रिक्वायरमेंट रही तो ए ने फर्म को 5 लाख रुपीज़ का एक्स्ट्रा लोन दिया। हमको रिक्वायरमेंट थी, हम बैंक से लेते, इससे बढ़िया हम ऐसे ले लिया कि भैया तुझे इंटरेस्ट दे देंगे, हम तुझे 10% इंटरेस्ट दे देंगे। ये डिस्कशन हो गया था, लेकिन ये एग्रीमेंट रिटर्न में नहीं था। ए कोर्ट में गया, कहता है कि हमारी बात हुई थी 10% इंटरेस्ट की, तो बी कहता है कि नहीं ऐसी हमारी कोई बात नहीं हुई। तो ए कहता है, कोर्ट कहता है ए को कि आपके पास कोई रिटर्न एग्रीमेंट है क्या, बोला नहीं है। अगर आपके पास रिटर्न एग्रीमेंट नहीं है तो ये वैलिड नहीं माना जाएगा। उस केस में यदि किसी साझेदार ने फर्म को ऋण दिया है तो उस पर 6% पर एनम वार्षिक की दर से ब्याज का भुगतान किया जाएगा। और लास्ट पॉइंट, प्रत्येक साझेदार को फर्म की पुस्तकें जांचने का अधिकार होगा। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो भी प्रत्येक साझेदार को फर्म की बुक्स ऑफ अकाउंट चेक करने का अधिकार है। ये स्टूडेंट, ये हमारे थे 5 पॉइंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं एक बार वापस रिपीट करता हूँ। पहला क्वेश्चन जो पुटअप होता है कि इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड सल्ले के अभाव में लाभों को किस अनुपात में बांटा जाता है, आंसर होता है इक्वल रेशियो में। सेकेंड क्वेश्चन ये पुटअप किया जाता है कि अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है, सल्लेख नहीं है, तो पूंजी पर ब्याज कितना दिया जाएगा, सल्लेख के अभाव में पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाएगा और नहीं आरएन पर ब्याज लिया जाएगा। थर्ड पॉइंट, क्या सल्लेख के अभाव में किसी साझेदार को वेतन कमीशन बोनस दिया जाता है क्या, सल्लेख के अभाव में किसी भी साझेदार को वेतन बोनस कमीशन का भुगतान नहीं किया जाता। फोर्थ पॉइंट, यदि किसी पार्टनर ने फर्म को एज ए लोन पैसा दिया है, ऋण के रूप में पैसा दिया, तो उस पर इंटरेस्ट दिया जाएगा या नहीं, और दिया जाएगा तो किस रेट से दिया जाएगा, तो आंसर होगा इंटरेस्ट दिया जाएगा और इंटरेस्ट की रेट होगी 6% पर एनम। इंटरेस्ट कहीं पे, इस पे नहीं, पूंजी पर ब्याज पे नहीं, केवल लोन पे ही दिया जाएगा। क्लियर स्टूडेंट। और सल्लेख के अभाव में प्रत्येक पार्टनर के पास राइट होता है कि वो फर्म की पुस्तकें चेक कर सकता है, जांच कर सकता है कि अकाउंट्स जो हैं वो सही है या गलत है। क्लियर स्टूडेंट। जय हिंद, जय भारत।